ताली भी बजा सकते हैं। भैया सामने राष्ट्रगान। आदरणीय श्री रामनाथ कोविंद जी, मध्य प्रदेश सरकार के यशस्वी उप मुख्यमंत्री आदरणीय श्री राजेंद्र शुक्ल जी, देश के जाने माने साहित्यकार जिनका हमने पानीपत जरूर पढ़ा होगा। कार्यक्रम का शुभारंभ। अब जहां जिस मां शारदे की हम आराधना करते हैं और उसके बड़े सहयोगी मार्गदर्शक श्री कमलाकांत दत्त जी, इस अधिवेशन की ओर से आदरणीय मुख्य अतिथि जी का स्वागत है। आनंदपूर्वक इस काम में जुटे हैं, साथ ही इस भूमि की एक विशेष सिपाही के खिलौने बनते हैं। एक प्रज्वलन, उनसे विनती, पुष्पार्चन। अब अवसर है मां की वंदना का। तो श्रीमती अंजू श्रीवास्तव जो उत्तराखंड से पधारी हैं, उनके द्वारा मां की वंदना। तो महिपति पाटिल जी अपनी बात रख रहे थे, तो मुझे लगा कि सत्य और साहित्य का जब सामंजस्य हो जाता है तो वो विज्ञान से भी बढ़कर होता है। सत्य ये है कि गुलाब का फूल बाद में आएगा, कांटे पहले होंगे, ये भी सत्य है। लेकिन उसको उन्होंने साहित्यिक भाषा के कुछ शब्द उसमें पिरो दिए और वो एक ऐसी कहानी बन गई जिसको भी मुझे लगता है कि हर पाठक और हर श्रोता जो है वो बिना कर्तव्य ध्वनि के नहीं रह सकता है। मैं आपको आपकी सोचने की क्षमता, आपकी कल्पना की शक्ति, इन सभी के लिए पाटिल जी मैं आपको बहुत बहुत बधाई देता हूँ। और जब मुझे पता लगा कि आप कोल्हापुर से हैं तो मैंने उनके साथ एक बात शेयर की कि मैं इसी 12 तारीख को कोल्हापुर आ रहा हूँ, एक विश्वविद्यालय का कन्वोकेशन सेरेमनी को अटेंड करने के। तो मेरी उनसे बात भी हुई कि कम से कम आज के बाद में 12 तारीख को हम फिर एक बार नमस्कार करेंगे। अखिल भारतीय साहित्य परिषद के इस राष्ट्रीय अधिवेशन में उपस्थित आप सभी महानुभावों को मेरा हृदय से अभिनंदन। रीवा की इस पावन धरती पर आप सबके बीच उपस्थित होकर मुझे भी अत्यंत प्रसन्नता होगी। विंध्य प्रदेश की ये धरती साहित्य, संगीत और साधना की अनेक कहानियों की जन्मभूमि रही। मुझे बताया गया है कि तानसेन और बीरबल के सुरों की उत्पत्ति यही है। विंध्य प्रदेश की इसी धरती पर महाराज विश्वनाथ सिंह के द्वारा हिंदी भाषा के पहले नाटक की रचना हुई। यहीं पर महाराजा कर्णदेव, रेवा प्रसाद द्विवेदी, कुंवर सूर्यवली सिंह, सैफुद्दीन सैफू और शेष मुनि शर्मा जैसे साहित्यकारों ने अपने लेखन से भारतीय साहित्य को समृद्ध किया। आज इस अवसर पर इन सभी विभूतियों का स्मरण हम करते हैं।
ऐसी सांस्कृतिक, आध्यात्मिक और साहित्यिक वैभव से भरपूर रीवा नगरी में इस अधिवेशन के आयोजन के लिए मैं सभी पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं को साधुवाद देता हूँ। तो ये हम सभी के लिए और भी गौरव की बात है कि रीवा की इस पावन धरती के सैनिक स्कूल में शिक्षित हमारे देश की सेना का नेतृत्व तो आज जनरल उपेंद्र द्विवेदी जैसे वीर और कर्मनिष्ठ अधिकारी के हाथ में। साथ ही भारतीय नौसेना की कमान एडमिरल दिनेश कुमार त्रिपाठी जैसे दूरदर्शी और साहसी सेना नायक के पास। ये दोनों के रीवा ही नहीं बल्कि समस्त राष्ट्र के गौरव और प्रेरणा के स्रोत। हम उनके उज्जवल भविष्य और सफल नेतृत्व की कामना करते हैं और इन दोनों अधिकारियों से मेरा कई मायने में जीवन संपर्क और जीवन व्यवहार इसलिए कि when I was the President of India, I happened to be the Supreme Commander of Armed Forces. और उस नाते ये दोनों अधिकारी जब आज भी मिलते हैं तो वो कहते हैं सर, once you have been a Supreme Commander and you will always be Supreme, you will always remain Supreme Commander for all of us. आज भारतीय दर्शन में कहा गया है कि आत्मानं विदधति विदधति जगत विदधि, अर्थात अपने को जानो उसके बाद जगत स्वतः प्रकट हो जाएगा। यही विचार उपनिषदों से लेकर महात्मा गांधी, रविंद्रनाथ ठाकुर और श्री अरविंद तक हमारे आचार चिंतन का आधार रहा है। अपने आप को जानने का आशय केवल आत्मचिंतन या आत्मस्मरण नहीं होता। अपने आप को जानने का मतलब है अपने भीतर के सत्य को, अपने मूल स्वरूप का और अपनी सामाजिक भूमिका का बोध करना। राजेंद्र शुक्ला जी ने एक बात का उल्लेख किया था, व्हाइट टाइगर की बात। आज तो है और ये सही बात है कि रीवा इसके लिए फेमस है। लेकिन मैं राजेंद्र जी ये जरूर कहूँगा कि जब मैं एडमिरल त्रिपाठी से, दिनेश कुमार त्रिपाठी से जब मैं मिलता हूँ तो मुझे याद आती है रीवा की और वो व्हाइट टाइगर की, क्योंकि वो हमेशा व्हाइट ड्रेस नहीं रहते। यही जिस आत्मबोध की मैं बात कर रहा था अभी, यही आत्मबोध जब गहराई से जागृत होता है तो वह सीमित नहीं रहता है। आत्मबोध से कुटुंब बोध, कुटुंब बोध से संस्था बोध, संस्था बोध से समाज बोध, समाज बोध से राष्ट्र बोध और राष्ट्र बोध से समस्त प्रकृति के एकत्व बोध से होते हुए अपने आप विश्व बोध में परिवर्तित हो जाता है। अपने साहित्यकार अतिथि डॉक्टर विश्वास पाटिल जी के स्वागत के लिए डॉक्टर राकेश